नई एनसीईआरटी बुक के अनुसार 1.1 प्रश्न नंबर 3 अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का है, ये तीसरे का पहला है 12, 15, 21। तो हम 12 का गुणनखंड करते हैं तो 12 का होता है 2 गुणा 2 गुणा 3 होता है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह कर सकते हैं। इस तरह से 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 2 छिंग 12, 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6 हो गया ना, 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरह से भी कर सकते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। 15 का करते हैं तो यहाँ पर 15 का होगा 3 गुणा 5, डायरेक्ट हो जाता है। 21 किसके बारे में आता है, बोले 3 सत्ते 21 होता है। अब हम लोग निकालेंगे 12, 15 और 21 का एचसीएफ बराबर, तीनों जगह पर कौन मिल रहा है, तो तीनों जगह पर 3 मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ओके, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं 12, 15 और 21 का एलसीएम यानी लसा। तो हम लोग जो मिलते हैं पहले उसको लिख देते हैं। अब इधर कौन नहीं मिला है तो 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ 4 लिख दो, या फिर आप 2 गुणा करके 2 गुणा लिख सकते हो। और यहाँ कौन रह गया है 5, और यहाँ कौन रह गया है 7। तो इस तरह से हम लोग गुणा कर देते हैं सबका। तो हमारे पास गुणा आता है 420 गुणा आता है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 की 0, 6 बचेगा 6, 6 सत्ते 42, कितना होगा 420। इसका आंसर आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 17, 21, 23 और 29। ओके, तो हमारे पास ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। कैसे कर सकते हैं तो देखेंगे, यहाँ 17 किसी के पारे में नहीं आती है, इसलिए इसको अविभाज्य संख्या कहते हैं। जब भी अविभाज्य संख्या हो तो 1 गुणा 17 लिख देते हैं। ऐसे ही 23 भी अविभाज्य संख्या है तो 1 गुणा 23 लिखते हैं। 29 भी किसी के पारे में नहीं आता, यानी ये भी अविभाज्य संख्या है, किसी के पारे में नहीं आती है, उसे अविभाज्य संख्या कहते हैं, इसलिए 1 गुणा 29 कर देते हैं। हम लोग याद करते हैं एचसीएफ। शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं 17, 23, 29, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तीनों संख्या का एचसीएफ कौन आया है, ये मिलते हैं 1, तो 1 जो मिलता है उसको लिखते हैं। एलसीएम में लिखते हैं 17, 23, 29 बराबर, तो 1 तो है ही, बाकी ऊपर कौन है 17 है, फिर कौन है 23 है, फिर कौन है 29 है। इन सब का गुणा करके हमने रखा हुआ है पहले से ही। तो यानी ये कितना आ सकता है इसका गुणा, तो 11,339 इनका आपस में गुणा करते हैं तो इतना आ जाता है। तीसरा सवाल हम करते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास है यहाँ पर 8, 9 और 25। 8 का गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास आता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 3 बार होगा तो 8 आ जाता है। 9 कब होता है तो 3 गुणा 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 की 2 घात, सॉरी 3 घात, और यहाँ 3 कितनी बार आया है 2 बार, तो 3 की 2 घात। 25 का लिखते हैं तो 5 गुणा 5 बराबर 5 की 2 घात। एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ किसका है 8, 9 और 25। कोई भी संख्या मिलती नहीं है किसी में भी, तो कुछ भी नहीं मिलता हो तब उसका मासा यानी कि एचसीएफ 1 होता है। और अब हम ज्ञात करते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना होता है 8, 9, 25 का ज्ञात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2, मतलब 2 की 3 घात 8 होता है, 3 की 2 घात 9 होता है, 5 की 2 घात 25 हो जाता है। गुणा करते हैं तो देखो 25 अट्ठे 200 होता है, और 200 गुणा 9 करते हैं तो 1800 आ जाता है।
बराबर। इस प्रकार से इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, यानी HCF 9 आता है इन दोनों संख्या का। तो LCM ज्ञात कीजिए सूत्र की सहायता से। तो हमको मालूम है HCF होता है AB गुणा LCM किसका किसका है, तो AB का आता है क्या है, A गुणा B आता है। ये इसका सूत्र है। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 9, LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM किसका ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर, तो संख्या लिख देते हैं 306, 657। यहाँ भी एक ही जगह पर लिखते हैं 306 गुणा 657 लिख देते हैं। उसके बाद LCM 306, 657 बराबर 306 गुणा 657। ये कहाँ पर आ जाता है, इसके भाग में आ जाता है। 9 से भाग देते हैं तो 9 सत्ते 63 हो जाता है, 2 बचा, 9 तिया 27, 73 आ जाता है। अब हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 306 में 73 का गुणा करते हैं। 3 छिंग 18 आ जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर 7 छिंग 42 लिख देते हैं, 7 तिया 21 आ जाता है, 8 3 13, 1 और 1 2 और यहाँ 2 कितना आता है, तो 22,338 इसका आंसर आता है। 22,338 इसका आंसर आ जाता है। इस प्रकार LCM 306 657 बराबर 22,338 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। यहाँ n बराबर 6 की घात n दिया है, मतलब n बराबर 2 तिया 6 की घात n। यहाँ 6 के विभाज्य गुणनखंड खंड 2 और 3 है, जबकि संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 6 का एक अभाज्य गुणनखंड 6 होना और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, जो यहाँ उपलब्ध नहीं है। जिस तरह से गुणा किया है ना, 2 तिया 6 होता है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। दोनों में से एक जगह पर 5 होगा तो ही 0 पे आ सकता है, पर दोनों में से एक भी गुणनखंड 5 नहीं है। इस प्रकार यहाँ संख्या 6n अंक यह 0 पर
समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।